आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी का मैथ्स। ये मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, उसके बारे में आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन वास्तविक संख्याओं के बारे में बात आती है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या कहते किसको हैं उसके बारे में देखते हैं। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यानी जो संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं, ठीक है ना, वो सारी संख्याएं कौन सी संख्या कही जाएंगी? वास्तविक संख्या कही जाएंगी। संख्या रेखा से तात्पर्य है कि आपने ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ किए होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे, ठीक है। इसमें बीच में क्या आता है? जीरो आता है। इस साइड में धन पूर्णांक आते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारी संख्या आती जाएंगी। और इस साइड में ऋण संख्या आती है, यानी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 ऐसे आते जाती है, ठीक है ना। इस साइड में सारी की सारी धन संख्या होती है, ठीक है, धन पूर्णांक। और इस साइड में सारी की सारी ऋण संख्या होती है, ऋण पूर्णांक। सिर्फ यही नहीं, ये 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, पता है ना आपको। जैसे 1 और 2 के बीच में आप नंबर ले लोगे तो 1.1 1.112 1.113 ऐसे डॉट 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 बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं ना, इसलिए इसको क्या है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। दूसरे शब्दों में देखना चाहो तो दूसरे शब्दों में बता देता हूँ। आसान भाषा में अगर कहें तो ठीक है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। ये आसान शब्द में अगर कहना चाहो तो परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होती है, ठीक है, उनके समूह को ही क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या बोला जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन अरे हो जाता है कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या वही कहलाती है जिन संख्याओं को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि उसको जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को p/q p/q स्वरूप में लिखा जा सकता हो, लिखा जा सकता हो, ठीक है। अर्थात जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लो 2/3, ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। 7/9
परिमेय संख्या हो जाएगी। ये सब पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा रहा है ना, देखो ऊपर वाले को पी बोलेंगे और नीचे वाले को क्यू बोलेंगे। बशर्ते इसमें क्या होता है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई नंबर अगर आप लिख रहे हो ऐसा 4/0, ठीक है, ये परिमेय संख्या में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बारी आती है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या है अनंत आवर्ती होती है, ठीक है? जो संख्या अनंत आवर्ती होती है वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कही जाती हैं। वे संख्याएं अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात ऐसी संख्या है जो कंटिन्यूस आती रहती है, ठीक है, उसको डिवाइड करते हो तो क्या कंटिन्यूस आती रहती है, ठीक है ना, कभी भी उसका डिवाइड रुकता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लिख लो 1/3, ठीक है। अब इसका आप डिवाइड करके देखो, चलो यहाँ पे 1 लिखते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो ये जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 10 लगाएंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, यहाँ पे 9 आएगा। अब 10 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब पॉइंट लगा हुआ, वापस से एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर से 3 3 जा 9, फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर वापस जीरो, 3 3 जा 9, यानी यहाँ पे 3 क्या है कंटिन्यूस आता रहेगा। देखो अनंत, ठीक, अनंत तक आ रहा है ना, ये कंटिन्यूस आता जाएगा इनफाइनाइट टाइम, और आवर्ती संख्या संख्या बार बार आ रही है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपने अपरिमेय संख्या कहा जाती है। ठीक है, और एक संख्या आती है अविभाज्य संख्या है, अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनको भाग देते हैं, ठीक है ना, या तो वो भाग एक से जा सकती है या तो खुद स्वयं अपने नंबर से ही जा सकती है, ठीक है, यानी उनके क्या है कि दो ही मूल मिलते हैं, या तो वो खुद से जाएंगे या तो क्या होगा एक से जाएंगे। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे अविभाज्य संख्या कहा जाएगा। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर से भी बोला जाता है, प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि कुछ प्राइम नंबर्स देखते हैं, 2, ठीक है, किसी की संख्या में नहीं आता, ठीक है, 2 या तो खुद के में आता है या तो एक में आता है, ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा अविभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद 3 ले लो, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगी संख्या आती जाएंगे, ठीक है। ये सारी की सारी संख्या क्या है अविभाज्य संख्या है। ओके, तो इस चैप्टर में क्या करना है हमको अविभाज्य संख्याओं के बारे में देखना है। कई संख्याओं क्या करना है हमको अविभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा, ठीक है। अविभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या है, कई बार यूक्लिड ने हमको विधि दी थी, ठीक है ना, मेथड दिया था, जिसको यूक्लिड की भाग विधि भी कहा जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या है इस चैप्टर के अंदर 2 मेथड देखेंगे, ठीक है ना, फैक्टर पाने के लिए। सबसे पहली मेथड आएगी गुणनखंड की रीत से, गुणनखंड की रीत, ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर का यही है, ठीक है, गुणनखंड की रीत से ही करना है सारा का सारा। अभी गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या 2 तरह की मेथड देखेंगे, ठीक है, वो जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। और दूसरी मेथड है जो यूक्लिड की भाग विधि, यूक्लिड की
भाग विधि, जो यूक्लिड की भाग विधि है, ठीक है ना, ये क्या पहले किताब के अंदर दी गई थी, लेकिन इस बार से क्या सिलेबस में से निकाल दिया गया। यानी हमको क्या करना है, सिर्फ एक ही टॉपिक देखने का यहाँ पे, बस गुणनखंड की रीत से। हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर, गुणनखंड की रीत से क्या करने वाले हैं, अवयव निकालेंगे, ठीक है ना, गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या है, चैप्टर 1 का प्रस्तावना, ठीक है ना, जो हम लोग क्या है चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। बाद में अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी देखेंगे। पहले एक्सरसाइज के अंदर हमको क्या करना है, अविभाज्य संख्याओं के मतलब अभिजात संख्याओं के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, उसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, फिर जैसे जैसे आएगा उसको अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं 10th एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक है। तो क्या दिया गया है, दी गई संख्याओं का अविभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और उसको अविभाज्य गुणनखंड के स्वरूप में लिखना है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हमको, चलो ब्लैक पेन से यूज करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दिया है 140, 140 को हमें क्या करना है, अविभाज्य गुणनखंड के स्वरूप में लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे। सो पहला क्वेश्चन 140, इसको क्या करेंगे हम लोग, अविभाज्य संख्या से भाग देना चालू करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, 2 से इसको देंगे तो 2 7 14 और ये 0 ऐसे उतार देंगे। फिर वापस क्या है, पीछे देखो 70 मतलब 0 है तो 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी जाएगा तो मैं 2 से दे रहा हूँ, ठीक है। 2 3 6, फिर एक बचेगा तो यहाँ तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। फिर इसको कितने से करेंगे, 5 से, 5 7 35, ये 7 से कट जाएगा एक बार, ठीक है। ये हो गया इसका अविभाज्य गुणनखंड। हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड के स्वरूप में लिख देना है। कैसे लिखेंगे, ये जो भी गुणनखंड आया इसको पहले यहाँ लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसमें जो भी संख्या 2 बार है, जैसे यहाँ पे देखो ये 2 बार है, ठीक है ना, तो हम इसको 2 की 2 घात लिखेंगे और बाकी 5 और 7। देखो 2 की 2 घात मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से क्या करना है आपको, अविभाज्य गुणनखंड के स्वरूप में लिखना है, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ 156, 156, देखो पीछे 6 है, पीछे 6 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 से चला जाएगा। चलो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 सत्ते 14, फिर एक बचेगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, फिर एक बचेगा यहाँ 18 हो जाएगा, 2 निमा 18, देखो 39 है, पीछे 9 है मतलब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 का 9, और 13 तो क्या है, खुद ही एक अविभाज्य संख्या है, ठीक है, तो हम इसको 13 से ही काट देंगे, तो 13 एकम 13, ठीक है। तो ये हो गया इसके अविभाज्य गुणनखंड। अब हम इसको लिख देते हैं घात के स्वरूप में, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, और 3 और 13, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा तीसरा क्वेश्चन दिया हमको 3825, 3825, देखो 3825, पीछे क्या है, यहाँ पे 5 है, पीछे 5 और 0 संख्या दिखे तो आपको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम इसको 5 से काटते हैं, चलो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 के टर्म में 38 नहीं आ रहा तो उससे कम लेंगे, 5 सत्ते 35, ठीक है, 35, 3 बचा तो यहाँ पे चला जाएगा तो 32 है, तो 32 हो जाएगा, तो 5 छंग 30, ठीक है। फिर 2 बचेगा, 5 बचे 25, वापस पीछे 5 तो 5 से ही काटेंगे इसको, देखो 5 से 7 नहीं आता तो एक उससे कम लेंगे, यानी 5 एकम 5, फिर 2 बचेगा तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, 26 नहीं आता उससे कम लो, 5 बचे 25, ठीक है। फिर एक बचेगा, 5 3 15, अभी 153 किससे कटेगा, अगर आपको पहाड़ा आता हो तो 17 के टेबल में ये कट जाएगा, ठीक है ना, 17 के टेबल में 17 निमा 153, 9 बार में कट जाता है, ठीक है। अब देखो 9 आया तो किससे काटेंगे, इसको 3 से ही काटेंगे, 3 3 का 9, फिर वापस 3 एकम 3, ठीक है। अभी जो इसके गुणनखंड है उसको लिख देते हैं यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको घात के स्वरूप में लिख देते हैं। चलो 5 की 2 घात, फिर 3 भी 2 बार है, देखो यहाँ पे 3 की 2 घात और 17 ऐसे का ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर 5005,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा चौथे नंबर का 5005, ठीक है। 5005 को क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको अविभाज्य गुणनखंड में करना है। तो देखो 5005 लिखो यहाँ पे। अब पीछे 5 है तो इसको 5 से ही काटो, ठीक है। 5 से 5 जाएगा एक बार में, फिर 0 बचा, 5 से 5 जाएगा एक बार में, बचेगा आपका 1001। अब 1001 किससे जाएगा, पीछे 1 है तो चलो 11 से ट्राई करते हैं। देखो 11 से 100 नहीं आता तो उससे कम लेंगे, 11 निवा 99, 99 रहा, एक बचेगा तो वो एक यहाँ लिख देंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 एकम 11, देखो 91 है। अब 91 किससे कटेगा, 13 से, 13 सत्ते 91, फिर वापिस से 7 बचा और ये 1 बचा। चलो इसको लिख दो अविभाज्य गुणनखंड को घात के स्वरूप में, तो 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7। देखो इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहीं तक करके हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल देख लेते क्या है। 5 नंबर सवाल है 7429। चलो 7429, देखो 7429 ये किससे कटेगा, ठीक है ना। चलो इसको 17 से डिवाइड करके देखते हैं। 7000 यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, 7429 डिवाइड बाई 17। देखो 17 के डबल में 74 नहीं आता, उससे कम लेंगे, ठीक है। 17 के बदले में 74 से कम क्या आता है, 17 चौक 68, ठीक है। तो कितना बचेगा, यहाँ 2 और यहाँ 4 6 62 62 हो जाएगा यहाँ पे। अब 17 के डबल में 62 नहीं आता, उससे कम लेंगे, 17 तिया 51, ठीक है। 17 तिया 51 बचा, फिर वापस से कितना बचेगा, वापस से 3 बचा, सॉरी 17 तिया 51, 9 10 11, 119 हो जाएगा, ये 11 बचेगा यानी 119 हो जाएगा। इस 17 के टर्म में कितनी बार में आ जाएगा, 17 17 119, यस। तो 437 बार में जाएगा, कितनी बार में, 437 बार में जाएगा। आप भी ऐसे रेफर करके देख सकते हो, ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लेने का, अगर डिवाइड हो जाता तो ठीक है, तो दूसरा नंबर से ट्राई करो, ठीक है। यहाँ तो ये डिवाइड हो गया 17 से। अब बचा 437, 437 किससे डिवाइड होगा, तो इसको 19 से डिवाइड करके देखते हैं। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, ठीक है, 38 आया। फिर यहाँ 5 बचेगा तो यहाँ 57 हो जाएगा, तो 57 आता है 19 के टर्म में, हाँ 3 बार में, 19 में 19, 19 दूनी 38, 19 दिया 57। अब 23 किससे कटेगा, ये तो खुद ही एक अविभाज्य संख्या, तो 23 से कम 23, 23 से ही कट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस वाले सवाल में, इसके अविभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, 17 19 और 23, ठीक है, ये होगा आपका आंसर, ओके। ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या सोल्व कर दिया। यहाँ पे क्या करना था हमको, अविभाज्य गुणनखंड निकाल करके उसको घात के स्वरूप में लिख देना था, ठीक है। तो 140 156 3825 5005 और 7429, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम में बोर्ड में एक क्वेश्चन इसमें से होता है, ठीक है ना। एमसीक्यू स्वरूप में भी हो सकता है या फिर सोल्व करने को भी देता है, तो आपको इसमें से एक सवाल तो करके ही जाना है, ओके। प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद में चेक करना है आपको, जांच करें कि दो संख्याओं का गुणा, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, जो भी संख्या दी गई इन दोनों का गुणा किसके बराबर होना चाहिए, उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो आपका जो जवाब है सही है, अन्यथा कुछ गलती हो सकती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन दिया है हमको 26 एवं 91, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 26 का अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद में 91 का निकालेंगे, ठीक है ना। चलो पहले 26 का निकालते हैं। 26 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से ये 13 बार में जाएगा, ये 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, 26 के गुणनखंड लिख लेना है, कितना आएगा 13 गुणिया 2। सेम इसी प्रकार से 91 का निकालेंगे, 91 तो क्या 13 के टेल में कट जाएगा, 13 सत्ते 91, ये 7 से कट जाएगा एक बार में, 91 का अवयव क्या आएगा 13 गुणे 7, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो देखो एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो 13 मिल रहा है, हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 13। एलसीएम कैसे निकलता है, जो दोनों में मिल रहा है उसको एक बार लिख दो,
फिर इसके अलावा जो बच गया उसको लिख दो, ठीक है। ओके, तो यहाँ एचसीएफ 13, एलसीएम कितना आएगा, 13 को मल्टीप्लाई कर लो, 13 7 91, 91 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 91 मल्टीप्लाई 2, 2 कम 2 18, 182, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम 182। तो हमने क्या एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। एचसीएफ और एलसीएम तक नहीं रुकना है हमको, ठीक है ना, हमें क्या करना है, जांच भी तो करना है। चलो जांच करते हैं अब। देखो जांच, ठीक है, सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बी कर लेते हैं, यानी कि जो दो संख्याएं दी गई उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 26 और 91 का, 26 मल्टीप्लाई 91, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने, देखो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 और 2 9 से, 9 3 54, 4 80 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 6 23, 23 66 आ रहा है, तो इसका जवाब कितना आएगा 23 66, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे आया 23 66। हमने दो संख्याओं का तो मल्टीप्लाई कर लिया, ये मल्टीप्लाई, अब एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, चलो चेक करते हैं। एचसीएफ 13 है और ये 182 है, तो 13 मल्टीप्लाई 182, चलो यहाँ कर लेते हैं रफर, 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 दूनी 6, 24 को 4, हासिल 2, 3 कम 3 2 5, फिर यहाँ 1 से करोगे तो वही आएगा 281, कर दो 6 6 8 और 5 13 को 3 2, 23 66, ये भी सेम आ गया। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो दो संख्याओं का गुणा है, ठीक है, यानी ए मल्टीप्लाई बी वो किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम के, ये हमारा सिद्ध होता है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो आप सिद्ध होता है, ठीक है। समझ आया दोस्तों। हमें क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है, इस तरह से विभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो, फिर दो संख्याओं का गुणा कर लो और एचसीएफ एलसीएम जो है उसका गुणा कर लो, दोनों के आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा सेम आना चाहिए, अगर सेम आता है तो जवाब सही है, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, 510 और 92, 510 और 92, सबसे पहले 510 का फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड पार लेते हैं, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, पीछे 5 है तो 5 से काट दो, 5 पचे 25, 5 एकम 5, चलो 51 किससे कटेगा, 51 किससे कटेगा आपका, 3 से काट के देख लो, 3 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, हाँ कट जाएगा, ठीक है। और ये 17 से कट जाएगा एक बार में, ठीक है। इसके गुणनखंड पहले लिख लीजिए, 510 का गुणनखंड क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। 510 का पूरा हो गया। इसी प्रकार से 92 का निकाल लेते हैं, 92 में पीछे 2 है तो 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 23, तो क्या है विभाज्य नंबर, तो 23 सही जाएगा, तो इसके गुणनखंड भी इसके नीचे लिख लेते, चलो 92 का आएगा 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम निकालो, सबसे पहले एचसीएफ क्या आएगा, जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। एचसीएफ मिल गया मेरे को 2, अब एलसीएम की बारी, एलसीएम के लिए जो दोनों मिल रहा है उसको एक बार लिख दो, इसके अलावा जो बच गया सारा उतार दो, 5 3 17 और नीचे बचा है 2 और 23, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो देखो पहले इसको मल्टीप्लाई, 2 पंचे 10, 10 तियाँ 30, 30 को 17 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 17 तियाँ 51, यानी 510, 510 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 510 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, यानी कि 200
2 एकम 2, 2 पंचे 10। 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ वर्क। 1020 मल्टीप्लाई 23। 3 से करो 0, 3 दूनी 6, 3 0, 3 एकम 3, 2 से 0, 2 दूनी 4, 2 से 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23,460। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 23,460। हमको मिल गया एलसीएम। ठीक है, यहीं तक नहीं रुकना हमको, जांच भी तो करनी है। चलो करते हैं अब जांच। ठीक है, एलसीएम ऐसे निकल गया, अब इसकी जांच कर लेते हैं। तो यहाँ लिखो दो जांच। ठीक है, पहले क्या करेंगे, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई देख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई संख्याएं कौन सी है, 510 और 92। 510 और 92। चलो रफ वर्क करते हैं। 510 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 92 से, 2 0 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। इसको 9 से करिए तो 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45। ठीक है, ये 45 है। फिर 0 आएगा आपका, 2 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा और 4 आएगा। 46,920 कितना है, 46,920। ओके, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आया है 46,920। चलो तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। एचसीएफ कितना आया था मेरा, 2, और एलसीएम कितना आया था, 23,460। चलो जरा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो, 2 0 0, 2 6 12 को 2, फिर 1 2 चौका 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। हाँ दोस्तों आ गया। ठीक है, देखो दोनों आंसर सेम आ रहा है। दो संख्याओं का जो गुणा था वो, और जो एचसीएफ एलसीएम आया वो, दोनों के दोनों क्या है, सही है। यहाँ पे हमारा जवाब क्या है, परफेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54। 336 एवं 54। चलो पहले 336 के गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से काटिए, 2 एकम 2, एक बचेगा 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 3 से कटेगा 21 7 बार में, और ये 7 से कट जाएगा एक बार। ठीक है, इसके गुणनखंड लिख लीजिए। 336 के जो गुणनखंड है कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, चलो इस तरह से निकालते हैं 54 का, 54। 2 से ही कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से कटेगा, 3 निमा 27। फिर 3 से कटेगा, 3 3 का 9, ये कट जाएगा एक बार में। चलो 54 का भी गुणनखंड लिख लो। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब सबसे पहले निकाल लीजिए एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक बार 2 मिल रहा है, चलो ठीक है लिख दिया, और एक बार 3 मिल रहा है, लिख दिया। इसके अलावा कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। तो इसको गुणा कर लीजिए, 2 3 6, हमारा एचसीएफ मिल गया 6। एचसीएफ मिल गया 6। ठीक है, अब इसी तरह से एलसीएम निकाल लेते हैं। जो मिल रहा है उसको एक बार लिख दो सबसे पहले। देखो 2 मिल रहा था, एक बार लिख दिया। 3 मिल रहा था, उसको भी एक बार लिख दो। अब इसके अलावा जो बच रहे हैं, क्या क्या बच रहा है, ये 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 7, और क्या बचा नीचे, ये 3। ठीक है, अब क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। चलो इसको ले लेते थे 48। अब इसकी बारी, 7 3 21, 21 दूनी 21 की बारी 63। 3 से करना है ना, 7 3 21 और 21 3 63। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो रेफर करते हैं। 48 मल्टीप्लाई 63, 8 तारीख 24 को 4 2, 4 3 12, 13 14। फिर 6 से 8 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 8 6 48 को 8, 4 खेरी 24 और 4 28। 4 8 4 12 को 2, ये 1, 8 2 10 को 0, 3 3024। तो एलसीएम आया मेरा 3024। ओके,
चलो एलसीएम में मिल गया। अब क्या करना है हमको, जांच करनी है, ठीक है। तो चलो जांच करते हैं, ठीक है। पहले दो संख्याओं का मल्टीप्लाई देख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बी। चलो ए कितना था 336, मल्टीप्लाई बी, बी कितना है 54। चलो रफ वर्क करते हैं यहाँ पे, 336 मल्टीप्लाई 54, 4 से कर लो, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 4 3 12, 13 14 को 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 5 5 अंक 30 को 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 हो जाएगा आपका 18, 18 को 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। जोड़ दीजिए इसको 4, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ बचेगा 8 और 3 11 को 1 हासिल 1, 6 2 8 और 1 18 144। तो इसका जवाब आ रहा है 18 144, ठीक है। ये इसका आंसर है। चलो देख लेते हैं अब दूसरा, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके कितना आता है कि नहीं, वो भी तो चेक करना है ना हमको। एचसीएफ और एलसीएम, उसका मल्टीप्लाई भी इतना आना चाहिए थोड़ा करने पे। देखो एचसीएफ हमारा आया है 6 और एलसीएम मेरा है 3024, 3024। चलो गुणा कर लो, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14 को 4, ठीक है। फिर कैरी 1, 6 जुनिया 0, ठीक है। फिर कितना बचेगा 6 जुनिया 0 और 1 हासिल बची थी वो, और 6 थी 18, 18 144, ठीक है। आंसर आ गया। देखो दोनों के दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। यानी इस सवाल में क्या करना था हमको, देखो पहले एलसीएम एलसीएम तो निकालना ही था। एलसीएम एलसीएम निकालने के बाद में क्या करना था हमको, चेक भी करना था इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तो इस तरह से सोल्व करके आपको जांच कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, अविभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है ना। यानी मेथड सेम है, बस यहाँ पे क्या करना है तुमको, 2 की जगह पे 3 सवाल दे दिया गया, ठीक है। करना वैसा ही है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 एवं 15 और एवं 21, ठीक है। ये तीनों का क्या करना है, अविभाज्य गुणनखंड निकाल कर एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग निकाल देंगे। पहले 12 का निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 15 का निकालते हैं, फिर उसके बाद में 21 का निकालते हैं, ठीक है। चलो पहले 12 का निकालो, 2 से 6 बार में जाएगा, फिर 2 से 3 बार में जाएगा, फिर 3 से 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो 12 का निकाल लिया हमने। तो 12 का निकालने के बाद में इसके गुणनखंड यहाँ लिख दो, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब सेम ऐसे 15 का निकाल लेते हैं। 15 तो 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर ये 5, 5 से कम 5, तो 15 के क्या आएंगे गुणनखंड, 5 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते, ठीक है। अब 21 की बारी, 3 से काटिए, 3 7 21, फिर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, तो 21 के गुणनखंड क्या है, 3 मल्टीप्लाई 7। क्या है भाई, 21 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखो सबसे पहले क्या करना है हमको, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलता है बताया था तुमको, जो दोनों में, तीनों में, अब यहाँ पे तीनों में जो कौन मिल रहा है वो, तो तीनों में आप ध्यान से देखो क्या कौन मिल रहा है। यहाँ पे 3 3 3, तीनों में कॉमन क्या है 3, आपका एचसीएफ आ जाएगा 3। इसके अलावा कुछ मिल रहा है नहीं, 2 में नहीं देखना, तीनों में देखने का, जो तीनों में मिलता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब आते हैं एलसीएम में। एलसीएम में चलो देखो, पहले जो मिल रहा है तीनों में उसको एक बार लिख दो, एक ही बार लिखने का, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा ऊपर, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर नीचे क्या बचा है 5 और 7, 5 मल्टीप्लाई 7। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 इंटू 7, 7 से 42 यानी 420, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। एलसीएम आएगा 420 और एचसीएफ आपका आ जाएगा 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 17 23 और 29, 17 23
एवं 29। चलो तो पहले 17 का निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में 23 का, फिर उसके बाद में 29 का। अब 17 देखो क्या है, अविभाज्य संख्या है, ये तो 17 से ही कटने वाला है, ठीक है। तीनों के तीनों संख्या अविभाज्य संख्या है, ठीक है ना, तो तीनों के अपनी खुद की संख्या से ही कटेंगे। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसने 23 को एक से 23 के पारे से ही जाएगा तो 23 से कम 23, और 29 भी क्या है, 29 के टेबल से ही जाएगा तो 29 से कम 29, यानी 17 का तो 17 ही आएगा, ठीक है। 17 का गुणनखंड लिखो, 17 मल्टीप्लाई एक भी बचा लिख सकते हो, ठीक है। 23 का लिख लो 23 मल्टीप्लाई एक, ठीक है, ये 23 और ये एक। फिर 29 का लिख लो 29 मल्टीप्लाई एक। सबसे पहले एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ जो तीनों में मिल रहा हो, तीनों में क्या मिल रहा है, देखो एक मिल रहा है, हमारा एक हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो मिल रहा हो तो एक बार लिख देना, यानी एक, और जो बच गए 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। वापिस से रफ, चलो 23 मल्टीप्लाई 17, 7 या 21 को एक हासिल 2, 7 में 14, 13 14, फिर 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 7 3, ठीक है। 371 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 371 आया भाई, 371। इसको मल्टीप्लाई कर लो 29 से। चलो 371 को मल्टीप्लाई करते हैं 29 से। 371 मल्टीप्लाई 29, 9 एकम 9, 9 सत्तर 63 को 3 हासिल 6, 9 3 27 और 6 29। अब 2 एकम 2, 2 सत्तर 14 को 4 हासिल है 2 3 6 और 1 7, जोड़ दो 9 5, 9 4 13 को 3 1 7 2 9 1 10, 10 359, 10 359 हमारा आ गया आंसर, ठीक है। ये आपका आएगा एलसीएम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, 10 359 आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन, 8 9 और 25। चलो पहले 8 का निकालते हैं, फिर उसी प्रकार से 9 का निकालते हैं, फिर उसके बाद में 25 का निकालते हैं। चलो पहले 8 का निकाल लो तो 2 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, फिर 3 काट लो, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, फिर 5 काट लो, 5 से 5 बार में, ये 1 बार में। सबका मैंने क्या किया, गुणनखंड एक ही बार में निकाल दिया, ठीक है ना। चलो 8 के गुणनखंड यहाँ लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 के गुणनखंड। फिर उसके बाद में 9 के लिख लो 3 मल्टीप्लाई 3, फिर उसके बाद में 25 के लिख लो 5 मल्टीप्लाई 5। सबके गुणनखंड लिख लिए। अब सबसे पहला काम एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में मिलता है वो, तीनों में कुछ मिल रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, तीनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एचसीएफ आ जाएगा एक, कुछ भी ना मिल रहा हो तो एक ले लो। एलसीएम, एलसीएम क्या है, कुछ मिल नहीं रहा है तो सारे नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी क्या कर दो आप, सबको मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, तो 8 निमा 63 मल्टीप्लाई 25। चलो भाई रफ वर्क, 63 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 या 15 को 5 हासिल 1, 5 छंग 30 और 31, 2 3 6 2 6 12, 5 6 7 5 1 15 75, 15 15 75 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 15 75, ये अपना आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है आपको, अविभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, एचसीएफ 306 और 657, यानी दो संख्याएं दी हैं 306 और 657, उसका एचसीएफ 9 दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखो 306 और 657 का हमको एचसीएफ दे रखा हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो एक सूत्र है, ध्यान रखना, सूत्र जो दो संख्याएं होती है, ठीक है, ए और बी, उसका मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये सूत्र अपन ने
देख लिया, ठीक है ना। दो संख्या यहाँ पे क्या 306 और 657 दिया हुआ है, तो 306 और 657 ये हमारा ए और बी है, यानी ए की जगह पे ये और बी की जगह पे ये। अब देखो HCF, इन्हीं दो संख्याओं का HCF यानी कि 306 और 657 का HCF मल्टीप्लाई इन्हीं दो संख्याओं का LCM यानी कि 306 और 657। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों नंबर को लिख दिया साथ में। अब मुझे ये तो गिवन है ना, HCF दिया हुआ है, यानी कि 306 मल्टीप्लाई 657 बराबर ये दिया है कितना 9, और हमको ये निकालना है LCM, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे रखते हैं, इसको इधर डिवाइड में ले लेते हैं, यानी क्या आएगा LCM ऑफ 306 657 बराबर, इसको डिवाइड में लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड में आ जाएगा आपका 9, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में, दोनों को काटते हैं, ठीक है। देखो दोनों 3 से कटेंगे, ये 3 से 3 बार में कटेगा, ये 1 बार में, फिर ये 0, फिर ये 2 बार में, अभी भी 3 से कटेगा, यस। 3 एकम 3, 3 3 का 9, एक बचेगा 3 चौक 12, यानी कितना बचा यहाँ पे 34 बचा, और यहाँ पे 657 बचा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, जवाब आ जाएगा। चलो कर लेते हैं, 657 मल्टीप्लाई 34, 4 से करो, 7 चौक 28 को 8, 2 5 चौक 20, 2 22 को 2, फिर 2 6 चौक 24, 25 26, ठीक है। अब इसको 3 7 21 को 1, यहाँ पे आएगा 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 5 15, 16 17 को 7, फिर 1 6 18 और 1 19, 8 3 6 6 12 13, 13 को 3 हासिल 1, 10 2 12 को 2, ठीक है। 22 338, 22 338, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो रफक मिटा दो, ठीक है। इस तरह से निकालना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। कई बार एलसीएम दिया होता है, एचसीएफ निकालना हो, ठीक है। मेथड सेम रहेगी, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना खास, ठीक है, इससे निकलेगा। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n यह 0 पर समाप्त होगा। देखो 0 पर समाप्त होने के लिए पीछे 0 आना चाहिए, सीधी सी बात है। यानी कि मान लीजिए 10 है, इसमें पीछे 0 आ रहा है, यानी 0 पे समाप्त हो रहा है। तो इसका गुणनखंड क्या होता है 10 का, 10 का जब आप अविभाज्य गुणनखंड निकालो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि किसी भी संख्या को 0 पे एंड होने के लिए हमको ये गुणनखंड मिलना चाहिए, यानी उसमें ये दोनों नंबर तो आना चाहिए। अगर ये दो नंबर आते हैं उसके अविभाज्य गुणनखंड में तो 0 पे समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो चलो हमारे पास में नंबर क्या दिया है 6, तो इसका हम लोग देख लेते हैं 6 की पावर n, ठीक है। हम 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 3 6 आएगा, ठीक है। 2 और 3 और ये पावर n, इसके अंदर आप ध्यान से देखो 2 और 3 आ रहा है, 5 आ रहा है कहीं पे नहीं आ रहा है, तो क्या ये n किसी भी नंबर के लिए 0 पे समाप्त होगी। आप इसकी जगह पे कुछ भी रख लो ना, n मतलब कि n की जगह पे 1 रख लो 6 आएगा, 2 रख लो 36 आएगा, 3 रख लो, ठीक है। पीछे 0 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसी में 5 आ जाता तो 0 आता, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आएगा, नहीं, ठीक है। नो मतलब नो, नो, ठीक है। एन के किसी भी नंबर के लिए 0 पे एंड नहीं होने वाली, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्याख्या कीजिए कि ये जो नंबर है 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एवं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 ये भाज्य संख्या है, यानी यह किसी से कटेंगे। किसी से कटेंगे कब, जब इसके गुणनखंड एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, तभी कटेगी। 2 ही होते या तो एक या तो खुद वो नंबर होता तो अविभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्याओं के लिए क्या होता है, इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा होते हैं इसके गुणनखंड तो भाज्य संख्या है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं। ओके चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 प्लस 13। अब ध्यान से देखो
दोनों के अंदर 13 कौन मिल रहा है, ठीक है, दोनों के अंदर, ओ शिट, देखो दोनों के अंदर क्या है, 13 कौन मिला है, देखो ध्यान से, तो 13 बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 और यहाँ पे +1 बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 और 11 ही बचा ना, और यहाँ पे 1 बचा क्योंकि 13 तो बाहर आ गया, तो 13, देखो 11 7 77 और +1, ठीक है, तो 13 मल्टीप्लाई 77 और 1 78। देखो अब यहाँ पे 78 देख लो ध्यान से, 78 का फैक्टर करोगे आप, ये तो चलो 13 ही आएगा, ठीक है ना। आप 78 का अवयव पाड़ोगे जब, ठीक है, गुणनखंड, तो देखो 2 यहाँ 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 3 का 9, फिर 13 से, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसके कितने सारे फैक्टर पड़ रहे हैं ना, 2 3 13, यहाँ पे 2 से ज़्यादा ही है ना फैक्टर्स, ठीक है, इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, ये भाज्य संख्या है, पहली वाली भाज्य संख्या है, दूसरी वाली चेक करते हैं, चलो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 और पीछे 5, सेम इसी तरह से दोनों में 5 मिल रहा है, बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा, 7 6 5 4 3 2 1, सॉरी सॉरी यहाँ पे 5 नहीं आएगा ना, क्योंकि 5 तो कॉमन ले लिया ना अपने ने, 7 6 4 3 2 1 और प्लस यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। देखो 7 6 42, 42 और 4, चलो गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168, 168 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 3, 8 3 24 को 4 हासिल 2, 7 18 19 20 को 0 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 504, 504 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 चौक 8 0 2 5 10, 1008 और ये +1, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 108 और 1 कितना हो जाएगा 1009, ठीक है। इसको आप क्या है, इसके गुणनखंड करोगे आप, ठीक है ना, इसके गुणनखंड करोगे तो 2 से ज़्यादा मिलने वाले, यानी ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो जो दोनों के दोनों संख्या हो कैसी है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके गुणनखंड क्या हो रहे हैं, 2 से अधिक प्राप्त हो रहे हैं हमको, इसलिए भाज्य संख्या गिनी जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी खेल में मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, चलो देखो एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं पहले तो, ठीक है, ठीक है, एक ऐसा राउंड पथ, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सोनिया, ठीक है ना, सोनिया क्या करती है इसको पूरा चक्कर लगाने में, यानी मान लो सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है, ठीक है, ये इसके पूरे राउंड करती है, पूरे राउंड करने में इसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। सेम रवि, रवि भी इसी के चक्कर लगाता है सेम, ठीक है, रवि, तो रवि को कितने लगते हैं 12 मिनट, यानी रवि को इसका चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट, ठीक है। अगर दोनों एक ही जगह से, मान लो यहाँ से दोनों साथ में रेस स्टार्ट करें एक ही टाइम पे, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से कब मिलेंगे वो बताना है। तो ऐसे सवाल क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, हमें क्या करना होता है, दोनों का एलसीएम निकाल लेना होता है बस, एलसीएम निकाल लो वही तुम्हारा हो जाएगा जवाब। चलो एलसीएम निकाल दो, 2 का 2 निमा 18, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3, तो इसमें क्या बचेगा, 18 के अवयव क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसी तरह से इसका निकाल लो, 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 एकम 3, तो 12 का क्या अवयव है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। हमें क्या लेना है, एचसीएफ नहीं लेना है, क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है, पहले तो जो दोनों में मिल रहा है उसको एक बार लिख दो, दोनों में 2 मिल रहा है उसको एक बार लिख दिया, दोनों में 3 भी मिल रहा है उसको भी एक बार लिख दो, 3 मिल रहा है उसको भी एक बार लिख दिया, देखो 2 मिल रहा था उसको भी एक बार लिख दिया, 3 मिल रहा था उसको भी एक बार लिख दिया, बचा क्या, ये 3 और 2 इसको लिख दो,
चलो मल्टीप्लाई करो, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36, यानी कि जवाब आएगा 36 मिनट। यानी रवि और सोनिया अगर एक साथ में एक ही समय पे रेस स्टार्ट करते हैं तो 36 मिनट के बाद में दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही जगह पे वापस से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्या होता है, खत्म होता है।